हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। आज के लेक्चर में हम औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था औद्योगिक विवाद अधिनियम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ये हमारा एएलसी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और एपीएफसी जो हमारी रिक्रूटमेंट आने वाली है, हो सकता है इस मंथ की लास्ट में आ जाए, अदरवाइज ये फरवरी 2022 में आएगी। फिर अगर इस मंथ नहीं आती है तो फिर ये फरवरी 2022 में आएगी और इसमें 180 पोस्ट के अराउंड रहने वाली हैं। दूसरी चीज़, ये जो हम टॉपिक करा रहे हैं, ये जो अधिनियम है, ये हमारे इन दोनों ही एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, इस जो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं इसमें हम सारे ही अधिनियम कवर करेंगे। सिर्फ जो अकाउंट्स का पोर्शन है जो हमारे केवल एपीएफसी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम अभी के लिए पोस्टपोन कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि जब एपीएफसी का नोटिफिकेशन आएगा तो फिर हम उसको अकाउंट्स को भी साथ साथ शुरू करेंगे। तो पिछले 3 लेक्चर्स में हमने औद्योगिक विवाद अधिनियम देखा, कारखाना अधिनियम 1948 देखा और कुछ अधिनियम का बैकग्राउंड देखा, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखे, पर्सपेक्टिव देखा कि किस तरह किसी अधिनियम की शुरुआत होती है। क्योंकि जैसे हमने पहले भी बताया था कि कोई भी अधिनियम, कोई भी एक्ट अचानक से इंप्लीमेंट नहीं हो जाता है या अचानक से फॉर्म में नहीं आ जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड रही होती है। तो उसी सीरीज में हम देखेंगे आज का औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946। इसके बाद हमारे जो लेक्चर आएंगे वो व्यवसाय संघ अधिनियम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है आपके एएलसी के सिलेबस में, स्पेशली एएलसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ, एएलसी के सिलेबस में स्पेशली इसको मेंशन किया गया है। इसी तरह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को स्पेशली मेंशन किया गया है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को स्पेशली मेंशन किया गया है। और दूसरी चीज, आपने देखा होगा एएलसी का जो सिलेबस है पहला वाला, पुराना वाला, उसमें लेबर लॉज और आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तो उसको अलग अलग सिलेबस में मेंशन किया गया है। लेकिन हम यहाँ जो अधिनियम डिस्कस करेंगे उसमें लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी एक्ट सभी को एक साथ कवर कर लेंगे। जैसे कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ये आपका सोशल सेक्टर से रिलेटेड अधिनियम है। दूसरा इसी तरह घातक दुर्घटना अधिनियम, ये भी आपका सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। प्रसुविधा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये भी आपका सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम 1952, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, ये भी आपका सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो आप ये बार कंफ्यूज ना हो कि हम सिर्फ लेबर एक्ट ही करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज और साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी लॉज, ये दोनों एक साथ इसी सीरीज में कवर करा देंगे। यानी कि जो 17 लेक्चर्स हैं इसमें आपके ये जो 17 अधिनियम हैं, इन सब अधिनियम में इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, ये और आपका सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स, ये तीनों ही कवर हो जाएंगे। इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ न्यू लेबर कोड पॉलिसी हम आपको अलग से कराएंगे। और जितने भी जो थियोरिटिकल बैकग्राउंड है, जैसे कि लेबर वेलफेयर के संदर्भ में हो या सोशल वेलफेयर के संदर्भ में हो, इसको भी हम अलग से लास्ट में कराएंगे। साथ ही साथ आपके 2 टॉपिक और हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको हम सबसे बिल्कुल लास्ट में कराएंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये जो आपके टॉपिक हैं, इसको हम सबसे लास्ट में कराएंगे। तो हमारा दिसंबर तक ये सब कुछ आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपकी जनरल स्टडीज ये आपको खुद तैयार करनी है, इसके लिए हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जनरल मेंटल एबिलिटी, अगर हमें टाइम मिलता है तो हम आपको पॉलिटी कवर करा देंगे और करंट अफेयर्स कवर करा देंगे। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी की क्लास हम नहीं लेंगे, हम आपको सिर्फ मॉक टेस्ट की सहायता से ये पेपर पूरे सॉल्व कराएंगे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, एग्जाम से 1 महीने पहले, जब एग्जाम की आपकी डेट डिक्लेयर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के अपने अधिनियम से। सबसे पहले अधिनियम का उद्देश्य और विस्तार। किसी भी अधिनियम को बनाने से पहले उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा होता है, यानी कि किसी ना किसी डिस्प्यूट को देखने के बाद ही सरकार कोई एक्ट बनाने का निर्णय लेती है। तो ये 1947 से पहले, हमारे भारत की आज़ादी से पहले, कोई भी ऐसा अधिनियम नहीं था जिसमें किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में किसी एम्प्लॉय की, यानी कि अब तक जो बात होती थी, वो जो अधिनियम में कानून बनाए जाते थे, वो अब तक जो बनाए जा रहे थे वो एम्प्लॉयर के लिए बनाए जा रहे थे। लेकिन ये पहला कानून था जिसमें जो नियम और शर्तें बनाई गई, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, वो किसके लिए बनाए गए? एम्प्लॉयज़ के लिए। ये एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए जाने वाला कानून था।
इससे पहले क्या होता था कि जो एम्प्लॉयर होता था वो मनमाने ढंग से लोगों की नियुक्ति करता था और मनमाने ढंग से उनको फायर ऑफ कर देता था, फायर ऑफ करता था। साथ ही साथ उनके काम के घंटे भी अपने हिसाब से तय करता था, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम लिया जाता था और कम से कम उनको वेजेस देने की कोशिश की जाती थी। उनका पूरी तरह से शोषण किया जाता था, यानी कि मैक्सिमम उनकी एफिशिएंसी को यूज़ किया जाता था और मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश की जाती थी। अब इनकी दशा सुधारने के लिए जिस आयोग की जितने भी कर्मकार थे, कर्मकारों की दशा सुधारने के लिए जो आयोगों की नियुक्ति की गई, उसमें मजदूर वर्ग को राहत पहुंचाने की दृष्टि से आयोगों का गठन किया गया। क्योंकि जो आपने देखा है कि 1947 में भारत जो आज़ाद हुआ, लेकिन हमने पहले जो लेक्चर में डिस्कस किया था 1919 का जो वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हुआ था, ये सबसे पहले जो पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में सबसे बड़ा यहाँ चेंजेस ये आया, ट्रांजिशन ये पीरियड था जो यूएस आपका ब्रिटेन को पतन की तरफ ले जाता है, डेक्लाइन की तरफ। ये वो साल था 1919 जहां से ब्रिटेन का पतन होना शुरू हुआ। अब जब पतन होना शुरू हुआ, देखिए एक कहावत है कि कमजोर को सब दबाते हैं। अब जब दुनिया ने देखा कि ब्रिटेन का पतन हो रहा है, कमजोर इस सेंस में नहीं है कि बिल्कुल इसको कोई भी आकर मारकर जीत लेता, ऐसा नहीं था, लेकिन उसकी ताकत में का पतन होना शुरू हुआ। जैसे कि आप करंट इरा में देख सकते हैं कि यूएसए का कंपैरेटिवली देखा जाए तो चाइना का आज के दौर में बोलबाला है। चाइना ज्यादा ईगरली और एग्रेसिवली डेवलपमेंट भी कर रहा है और किसी को भी आंखें दिखाने से चूकता नहीं है, चाहे वो यूएसए ही क्यों ना हो। और यूएसए की भी आज इतनी हिम्मत नहीं है कि चाइना पर डायरेक्ट अटैक कर दे। तो ऐसा ही कुछ ब्रिटेन का हाल 1919 के बाद होने लगा। जब ऐसा हाल ब्रिटेन का होने लगा, अब थोड़ी सी हिम्मत मजदूरों की बनने लगी और वो अपनी अपनी डिमांड हल्के हल्के यूनियन की फॉर्म में रखने लगे सरकारों के सामने, देश की सरकारों के सामने, ताकि ब्रिटेन को और ज़्यादा झुकाया जाए और अपने हित में कानून फ्रेम करवाए जाएं। फिर इसी उद्देश्य से श्रमिक जांच समिति लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन किया गया और उनकी सिफारिशों को इंप्लीमेंट करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को पारित किया गया। इसके उद्देश्य क्या थे? इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में नियमों में एक रूपता लाना। यानी कि पहले ऐसा होता था, जैसे कि मान लीजिए आप 4 या 5 दोस्त हैं, आप सब बहुत एलिट क्लास से बिलोंग करते हैं, एलिट क्लास से बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो आपने अपना एक ABCD, ये आप चार लोग हैं, आपने ए ने अलग एक X नाम का कोई एस्टेब्लिशमेंट खोल लिया है, B ने Y नाम का, C ने Z नाम का और D ने S नाम का, इस तरह से कोई एस्टेब्लिशमेंट खोल लिया है। तो अब चारों अलग अलग अपनी मर्जी के अनुसार लोगों को भर्ती करते हैं और उनको अपनी मर्जी के अनुसार, आपकी शर्तें अलग हैं काम कराने की, इनकी शर्तें अलग हैं आपके फ्रेंड की, और आपके तीसरे फ्रेंड की शर्त अलग है एम्प्लॉयज को काम देने की, और डी की शर्त अलग है। तो पहले इस तरह का कुछ सिस्टम था, लेकिन सरकार ने श्रमिक जांच समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर एक ऐसा नियम या अधिनियम पारित किया और उसमें इस तरह की शर्तें रखी कि जितना भी इंडस्ट्रीज लगेंगी, जितने भी एस्टेब्लिशमेंट लगेंगे, उसमें काम करने की जो शर्तें होंगी, काम करने के जो रूल्स होंगे, नियम होंगे, और कामगारों के लिए समय के घंटे होंगे, जो टाइम पीरियड होगा, वेजेस होंगे, वो लगभग एक समान होने चाहिए हर जगह। तो किसी भी तरह से किसी इंडस्ट्री में किसी एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। मजदूरी की दरें, सार्वजनिक अवकाश की छुट्टी, ये सारे नियमों का पहले अभाव होता था, लेकिन इन सबको एक साथ एक ही फॉर्म में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई ताकि सारे एस्टेब्लिशमेंट में एक रूपता लाई जा सके, यानी कि यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके, यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई। फिर इसके बाद अब शुरू होता है यहां से हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अधिनियम की लागू होने की दशाएं। अब ये सब आपसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी तरह से पूछा जाएगा कि औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? ये ऐसे प्रतिष्ठानों में लागू होता है जहां पर कम से कम संख्या 200 हो या 500 हो। इस तरह से देखिए, वर्ड्स पर हम कई बार कह चुके हैं और हर लेक्चर में ये बताते हैं आपको कि यूपीएससी वर्ड्स पर फोकस करती है और वर्ड्स से ही खेलती है। यूपीएससी के जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं वो आपको वर्ड्स पर ही खेलने की कला अगर आपके अंदर है, आपको समझने की अगर एबिलिटी है कि वर्ड्स को किस तरह से मैनिपुलेट करके बच्चे को कंफ्यूज करती है यूपीएससी, तो जिस दिन आपने ये समझ लिया तो आपके लिए यूपीएससी एकदम केक वॉक हो जाएगी। क्योंकि आप कभी भी देखेंगे तो यूपीएससी हमारी पढ़ने का तरीका क्या होता है, अगर हमारे पास हम किस तरह से पढ़ते हैं, अगर हमारे पास कोई एक पीडीएफ की एक पेज की पीडीएफ है तो हम उसको बहुत थोरो रीडिंग मारते हैं। हमारी रीडिंग होना चाहिए रीडिंग बिटवीन द लाइंस,
कि हमें एक एक वर्ड पर फोकस करते हुए चलना चाहिए। तो और यही चीज़ यूपीएससी जानती है कि बच्चे का जो नेचर है वो पढ़ाई की तरफ किस तरह का है, कि वो किस तरह से एक स्लाइड ओवरव्यू करता हुआ निकल जाता है। इसलिए वो रीडिंग बिटवीन द लाइंस बच्चे नहीं करते हैं, और जो करते हैं और वही क्वालिफाई भी होते हैं। तो यूपीएससी इसीलिए जो कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उन्हीं पर खेलती है। तो अब इस नियम के लागू होने की दशाएं जो है, इसमें दो दशाएं हैं। एक तो निश्चित निर्धारित संख्या, कर्मकारों की संख्या के आधार पर, और दूसरी एक दशा है जो कि आपको कॉमन लगेगी हर अधिनियम में, वो उपयुक्त सरकार का आदेश। यानी कि ये कॉमन कंडीशन है लगभग हर अधिनियम के लिए कि कोई सा भी कहीं पर कितने भी लोगों की शर्त हो, लेकिन अगर सरकार राज्य की सरकार अगर चाहे तो वो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, किसी भी प्रतिष्ठान में उस अधिनियम को लागू कर सकती है। ये सरकार को पूरी तरह विवेक पर निर्भर करता है। अब पहला देख लेते हैं निश्चित निर्धारित संख्या। ये नियम उन सभी प्रतिष्ठानों में लागू माना जाएगा जहां काम करने वालों की संख्या 100 है या विगत वर्ष में कम से कम 100 रही है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए हर अधिनियम में लगभग ये संख्या अलग अलग है। जैसे कि हमने कारखाना अधिनियम में देखा था कि ये संख्या कितनी है, 10। अगर पावर की सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से कोई कारखाने में किसी कारखाने में काम चल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, और वहां पर कर्मकारों की संख्या 10 या उससे ज्यादा है, तो उसे कारखाना अधिनियम के अंतर्गत माना जाएगा। अगर 20 या इससे अधिक है और का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मशीनरी के बिना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के बिना हो रहा है, तो उसे कारखाना अधिनियम के अंतर्गत माना जाएगा। लेकिन यहां कितनी है संख्या, यहां पर 100 है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि विगत वर्ष में कम से कम 100 रही है। देखिए एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये सारे अधिनियमों पर लागू होती है। अगर मान लीजिए किसी अधिनियम में सरकार ने ये बोला है कि एक वर्ष में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में, अगर मान लीजिए इसी अधिनियम को ले लें कि इस अधिनियम में सरकार ने कहा है कि एक वर्ष में उस कारखाने में जिस पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, इस अधिनियम को लागू किया जाएगा, उसमें लोगों की संख्या कम से कम 100 होनी चाहिए। 100 या इससे अधिक होगी तो उस पर लागू कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, अगर उस करंट फाइनेंशियल ईयर जो कि चल रहा है उसमें, या फिर पिछले वर्ष, अगर ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो पिछले वर्ष में अगर किसी भी समय पूरे वर्ष के दौरान अगर आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2021-22 चल रहा है, ये मार्च में खत्म होगा 31 मार्च को। तो अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो अब क्या किया जाएगा, अब देखा जाएगा, सरकार क्या देखेगी कि 2020 से 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था, इसमें क्या अप्रैल 2020 से लेकर क्या मार्च 2021 तक किसी भी समय, किसी भी मंथ या किसी भी दिन कर्मकारों की संख्या इस XYZ जो प्रतिष्ठान है उसमें अगर कर्मकारों की संख्या 100 या इससे अधिक रही है तो इस अधिनियम को इस कारखाने पर, इस एस्टेब्लिशमेंट पर, इस औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू कर दिया जाएगा। दोबारा एक बार समझ लीजिए कि अगर वर्ष में किसी भी समय, पूरे महीने, पूरे कैलेंडर वर्ष में, यानी कि 12 महीने की बात जो हो रही है, इस 12 महीने में किसी भी महीने में, अगर किसी भी वीक में, किसी भी दिन अगर कर्मकारों की संख्या 100 या इससे ऊपर पहुंच गई तो इस अधिनियम को उस प्रतिष्ठान पर लागू कर दिया जाएगा। इसका मतलब इससे साफ जाहिर यह है कि अगर 100 पहुंचने के बाद दोबारा अगर 90 भी हो गई है तो भी सरकार को इससे मतलब नहीं है कि इसमें 90 हो गई है, इस पर लागू ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर एक बार वर्ष में किसी भी समय 100 या 100 का आंकड़ा पार कर जाती है संख्या कर्मकारों की, तो इस अधिनियम को उस प्रतिष्ठान पर लागू कर दिया जाएगा, भले ही बाद में कर्मकारों की संख्या 100 से कम हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह अधिनियम लागू ही रहेगा। ठीक। दूसरा, एक बार अधिनियम किसी प्रतिष्ठान में लागू होने के बाद लागू ही रहेगा, भले ही बाद में कर्मकारों की संख्या 100 से कम ही हो गई हो। देखिए जैसे हमने आपको बताया, ये जो कंडीशन है ये आपको लगभग हर एक्ट में मिलेगी। ये कंडीशन हर एक्ट में मिलेगी, इस तरह की कंडीशंस हर एक्ट में मिलेगी कि अगर बाद में कर्मकारों की संख्या निश्चित संख्या से कम भी हो गई है तो भी वो अधिनियम उस कारखाने पर या प्रतिष्ठान पर लागू रहेगा। दूसरा, संख्या के आधार पर समुचित सरकार 2 माह की पूर्व सूचना देकर, यानी कि 2 मंथ्स का अर्ली नोटिस देकर क्या कर सकती है, उपबंधों को ऐसे औद्योगिक संस्थानों में भी लागू कर सकती है जिसमें नियोजित कर्मकारों की संख्या 100 से कम है। यानी कि सरकार, जैसे कि हमने देखा उपयुक्त सरकार के आदेश, कि सरकार अगर चाहे तो किसी भी संस्थान पर या किसी भी प्रतिष्ठान पर इसको लागू कर सकती है, क्योंकि ये सरकार के पूर्णतया विवेक पर निर्भर करता है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, सरकार अधिनियम के उपबंधों को लागू कर सकती है जिसमें 2 ढंग से स्पष्टीकरण होगा। यानी कि सरकार जहां अपने विवेक से 100 से कम संख्या होने पर लागू करेगी किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में, तो वो उसमें 2 तरह का स्पष्टीकरण होना चाहिए। पहला
यदि प्रतिष्ठान का नाम उल्लेख होगा तो यह निश्चित प्रतिष्ठानों में ही लागू होगा। मान लीजिए अगर सरकार कहती है कि XYZ अधिनियम कंपनी पर या औद्योगिक प्रतिष्ठान पर, कंपनी नहीं इसको एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे, औद्योगिक प्रतिष्ठान पर, क्योंकि कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट अलग है, एस्टेब्लिशमेंट पर इसको इस तारीख से लागू किया जाता है तो वो पर्टिकुलर उसी XYZ औद्योगिक प्रतिष्ठान पर ही लागू होगा, अन्य प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होगा। दूसरा यह कि आदेश एक क्षेत्र विशेष में आने वाले प्रतिष्ठानों में ही लागू होगा। अब मान लीजिए क्या है, जैसे कि आपका दिल्ली में कह देती है साकेत का जो रीजन है, अगर सरकार मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं हाइपोथेटिकल कि अगर सरकार ये बोलती है कि साकेत में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर यह अधिनियम लागू होगा तो पूरे साकेत के अंतर्गत आने वाले सभी अधिनियमों पर लागू हो जाएगा, भले ही साकेत में आने वाले आधे से ज्यादा प्रतिष्ठान ऐसे हों जिसमें कर्मकारों की संख्या 100 या 100 से कम हो, 100 ही ना हो बल्कि 50 ही क्यों ना हो, तो भी वो ये अधिनियम उस पर लागू हो जाएगा। अब केंद्रीय और राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों के लिए अलग अलग घोषणा कर सकती हैं, यानी कि अगर कोई जैसे कि यूनियन टेरिटरी है तो उसके लिए केंद्र सरकार घोषणा कर सकती है, और अगर फुल फ्लेज स्टेट है तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट, कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट ये ऐसा आदेश पारित कर सकती है। लेकिन यदि किसी राज्य में राष्ट्रीय महत्व का सरकारी प्रतिष्ठान स्थित है, यानी कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ में या ओडिशा में कोई या झारखंड में कोई आपका सरकारी प्लांट ऐसा है जो कि राष्ट्रीय महत्व का है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जैसे कि भिलाई है, सेल है, भेल है, इस तरह के हैं, तो संबंधित राज्य सरकार इस अधिनियम को वहां लागू नहीं करेगी। जैसे कि भिलाई प्लांट है आपका, भिलाई प्लांट में सरकार, राज्य सरकार को ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो वहां पर इस अधिनियम को लागू कर दे। यहां पर किसके पास सारी पावर है? सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब आगे देखते हैं अधिनियम के अंतर्गत परिभाषाएं। जैसे कि हमने हर लेक्चर में आपको बताया कि परिभाषा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर एक्ट की बात हो रही है और एक्ट बिना किसी परिभाषा को, बिना किसी वर्ड की को इंटरप्रेट करे बिना, देखिए लॉ जो है वो इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट है, तो इंटरप्रिटेशन किए बिना आप किसी भी एक्ट की कल्पना नहीं कर सकते, तो इसलिए परिभाषाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। धारा 2 क्या कहती है? इसके अंतर्गत धाराएं एएलसी वालों के लिए, एएलसी वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से याद रख लें धारा कि कौन सी परिभाषा किस धारा से रिलेटेड है। दंड अगर विधान है तो उसके लिए कौन सा धारा है, अगर किसी आर्बिट्रेशन की नियुक्ति हो रही है तो किस धारा के अंतर्गत हो रही है। ये एलसी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एकदम डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा धारा से, डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्चुअल धारा से पूछ लिया जाएगा। आगे है इसमें धारा 2 के अंतर्गत अधिनियम में कुछ शब्दों की परिभाषा और उपयुक्त व्याख्या की गई है। अपीलीय अधिकारी समुचित सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी का सूचक है, यानी कि ये क्या इंडिकेट करता है अपीलीय अधिकारी, यानी कि एपलेट ऑफिसर। एपलेट ऑफिसर का मतलब ये है कि कंसर्न्ड गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया ऑफिसर, जिसकी नियुक्ति सरकार के राजपत्र में, गैजेट में अधिसूचित करके ऐसे क्षेत्रों के लिए कर्तव्य पालनार्थ की जाती है, यानी कि सरकार गैजेट में उसका नाम प्रकाशित करेगी और बताएगी कि इसको XYZ स्थान के लिए या ABC कंपनी औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए इस अधिकारी की इस दिन से नियुक्ति की जाती है। परंतु औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1963 के आरंभ में ऐसी अपील के संबंध में है संशोधन अधिनियम, ये जो संशोधन किया गया है 1963 में, उसकी बात हो रही है, जो किसी औद्योगिक अधिकरण के समक्ष लंबित हो और वह प्राधिकारी या न्यायालय ही अपीलीय प्राधिकारी समझा जाएगा। आगे है, इस प्रकार हम देखते हैं क्या इसमें कि अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति की घोषणा समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करती है। इसके विशिष्ट क्षेत्राधिकार तथा कर्तव्यों को निर्दिष्ट कर दिया गया है। इसके क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया जाना वांछित होता है, जिससे क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद दो समान स्तर के प्राधिकारियों में उत्पन्न ना हो, यानी कि उसकी टेरिटरी, उसकी जो इंस्पेक्शन टेरिटरी है उसको डिफाइन किया जाएगा सरकार के द्वारा कि ये अधिकारी किस क्षेत्र का अधिकारी होगा, ताकि अगर दो अधिकारी वहां नियुक्त किए गए हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर ना हो। फिर है समुचित सरकार। केंद्रीय क्षेत्र में केंद्रीय सरकार तथा राज्य क्षेत्र में राज्य सरकार समुचित सरकार होगी, लेकिन यही फोकस पॉइंट होता है, जहां पर कोई कंडीशन आ जाए, कहीं एक्सेप्शन केस आ जाए, वही यूपीएससी का क्वेश्चन बनता है। जहां कंडीशन होगी, जहां एक्सेप्शन होगा, वही यूपीएससी का क्वेश्चन होगा। केंद्रीय सरकार के नियंत्रण वाले प्रतिष्ठान जैसे रेलवे प्रशासन, महापत्तन, खान यानी कि माइंस, तेल क्षेत्र जहां से तेल ऑयल ड्रिल होता है आदि में केंद्रीय सरकार ही समुचित सरकार होगी। आगे है अब
प्रमाणक अधिकारी सर्टिफाइंग ऑफिसर, इसमें निम्नलिखित न्यायालय या प्राधिकारी समाविष्ट हैं। ये सेक्शन 2 के अंतर्गत ही सारी बात हो रही है। इसमें कौन कौन से हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर? पहला है श्रम आयुक्त यानी कि लेबर कमिश्नर, जो कि आप यहां से सेलेक्ट होने के बाद प्रमोशन के बाद बनेंगे। फिर है क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, ये रीजनल लेबर कमिश्नर। समुचित सरकार द्वारा कोई भी प्राधिकारी जिसकी नियुक्ति राजकीय पत्र में की अधिसूचना द्वारा की गई है, जिसे प्रमाणक अधिकारी के सभी या कुछ कार्यों को संपन्न करने का भार सौंपा गया है। अब आता है नियोजक यानी कि एम्प्लॉयर। नियोजक से अभिप्राय किसी औद्योगिक संस्थान के स्वामी से है। ये तो इजी सी डेफिनेशन है। फिर है स्थायी आदेश, स्टैंडिंग ऑर्डर। इसका क्या मतलब होता है, जो कि आपके अधिनियम में दिया भी गया है, स्थायी आदेश। इससे अभिप्राय इस अधिनियम की अधिसूचना में दिए गए मामलों से संबंधित नियमावली से है। अधिनियम की अनुसूची में दिए गए मामलों के संबंध में स्थायी आदेश होने चाहिए। ये इस स्थायी आदेश का मतलब है। अब स्थायी आदेश को प्रमाणित करने का ढंग तथा प्रमाणक अधिकारी के कार्य, यानी कि ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, इसको वेरीफाई कौन करेगा, और प्रमाणक उस वेरीफाइंग ऑफिसर के क्या कार्य होंगे, सर्टिफाइंग ऑफिसर के क्या कार्य होंगे। इस अधिनियम को लागू होने के बाद कोई भी नियमावली बिना प्रमाणित कराए नियोजक अपने प्रतिष्ठान में लागू नहीं कर सकता। धारा 3 के अंतर्गत सभी नियोजकों का कर्तव्य है, सभी नियोजक, धारा 3 किससे संबंधित है, नियोजकों से। नियोजक यानी कि एम्प्लॉयर, सभी नियोजकों का कर्तव्य है कि वो नियमावली को 6 माह की अवधि में प्रमाणित करा लें, अन्यथा दंड के भागी होंगे। यानी कि अगर किसी अधिनियम में किसी प्रतिष्ठान में 100 या उससे ज्यादा कर्मकार हो जाते हैं किसी भी समय, तो उस एम्प्लॉयर की यानी कि इस औद्योगिक प्रतिष्ठान के मालिक की जिम्मेदारी होगी कि उसको 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर उसको अपना सर्टिफाई कराना पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ताकि वो ये अधिनियम उसमें इंप्लीमेंट हो सके। अदरवाइज उसको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, या जो भी जुर्माना होगा या जो भी सजा होगी उसका भागी होगा। फिर है श्रमिकों की कार्य अवधि। इसमें काम के घंटे, अवकाश दिन, मजदूरी की दरें यानी कि जो रेट ऑफ वेजेस होंगे, भुगतान करने का ढंग यानी कि किस तरह से पेमेंट दिया जाएगा, कैश दिया जाएगा, चेक दिया जाएगा, या आपको ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे, वेतन दिवस, पालियों में कार्य यानी कि शिफ्ट में कार्य करना, ये भी इसमें कार्य अवधि में इसकी शर्तों में शामिल होगा। उपस्थिति और विलंब से आने के संबंध में नियम, यानी कि अगर कोई श्रमिक या कोई एम्प्लॉय देर से आ रहा है, लेट आ रहा है, तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। अवकाश प्रदान करने की शर्तें, उसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया तथा तिथि और प्राधिकारी जो उन्हें स्वीकृति देगा। फिर है निलंबन या पद से हटाने की शर्तें। अगर किसी एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है तो उसको निकालने की क्या शर्तें हैं, और अगर किसी अधिकारी को, सर्टिफाइंग ऑफिसर को सरकार हटा रही है तो उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। फिर है स्थायी आदेशों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन। नियोजक और कर्मकार दोनों ही स्थायी आदेश अधिनियम की धारा 10 क्लॉज 2 के अधीन स्थायी आदेशों के रूपांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि नियोजक और कर्मकार, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को ही धारा 10 के अंतर्गत, यानी कि अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि केवल सरकार कर सकती है, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयर भी इसमें अपील कर सकता है, इसको चेंजेस, इसमें मॉडिफिकेशन करने की, और ये अपील एम्प्लॉय की तरफ से यानी कि किसी कर्मकार की तरफ से। कर्मकार का यहां मतलब यह है कि वो कर्मकार पूरी ट्रेड यूनियन ही इसको आगे मॉडिफाई कराने के लिए अपील कर सकती है। सामान्यतः स्थायी आदेश अपने लागू होने की तिथि से 6 माह की अवधि तक अवश्य लागू रहेंगे, और कोई परिवर्तन 6 माह बाद ही किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट मार्क कर लीजिए इसे, कि अगर मान लीजिए कोई XYZ औद्योगिक प्रतिष्ठान है, अब यहां पर ये अधिनियम 1947 औद्योगिक इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट लागू हो जाता है, इसमें यहां पर लागू हो गया। अब मान लीजिए अब 3 महीने हो गए लागू हुए हुए, अब एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ अपनी इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो इसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। अब जब एक बार ये लागू हो गया तो कम से कम 6 महीने तक ये ऐसा एज इट इज लागू रहेगा। इसके बाद ही इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन के लिए आवेदन निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है। यानी कि अगर मॉडिफिकेशन कराना है एम्प्लॉयर को या फिर एम्प्लॉय को, तो उसकी कुछ परिस्थितियां होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी, उन्हीं कंडीशंस के आधार पर इस आदेश में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। अब वो कंडीशंस क्या हैं? पहला देखिए, हम वही पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो।
इंपॉर्टेंट है, इसमें हौच पौच कुछ नहीं करना है, यानी कि आपको पूरा लॉयर नहीं बनाना है, आपको कहीं केस नहीं लड़ना है, आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, वनडे एग्जाम है, तो उसके लिए जितनी नीड है उतना ही हम आपको यहां पर करा रहे हैं। पहले ये इसमें शर्त कि जिसके आधार पर मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, वो पहली शर्त है परिस्थिति में कोई परिवर्तन आ गया है, यानी कि कोई ऐसी कंडीशंस आ गई हैं जहां से एस्टेब्लिशमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से ये परिवर्तन करना आवश्यक है। जैसे कि कहीं अगर जैसे कि इनको अपना स्थान चेंज करना है, प्रतिष्ठान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो ऐसा हो सकता है। दूसरा, कुछ तथ्य पिछले प्रमाणीकरण करते समय दृष्टि से ओझल हो गए थे, यानी कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई दोनों की साइड से बताने से छूट गई थी अनजाने में, तो ऐसी चेंजेस की जा सकती हैं। तीसरा, आवेदक यानी कि एप्लीकेंट इसे अधिक लाभदायक और सार्थक सिद्ध होने की आशा करते हो, यानी कि एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई दोनों में से कोई भी अगर इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए अपील कर रहे हैं तो इस आधार पर भी कर सकते हैं कि उनको ऐसा लगता हो कि इस मॉडिफिकेशन के बाद ये जो अधिनियम है इसमें इस औद्योगिक प्रतिष्ठान के हित में और ज्यादा बेहतरी होगी। फिर है अपील तथा अपीलीय न्यायालय के अधिकार, कर्तव्य और स्थायी आदेशों की व्याख्या। अपीलीय न्यायालय के गठन का ढंग समुचित सरकार के ऊपर होगा, यानी कि इस एपलेट जो ट्रिब्यूनल होगा इसके गठन का जो अधिकार होगा वो किसको होगा, वो कंसर्न्ड गवर्नमेंट यानी कि जिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वो प्रतिष्ठान होगा उसका होगा। वो सुनवाई के पूर्व दोनों पक्षों को अपनी अपनी बातों को रखने का अवसर प्रदान करेगा। समुचित सरकार किसी क्षेत्र विशेष में स्थित प्रतिष्ठानों के लिए इसके क्षेत्र अधिकार की घोषणा राजपत्र में कर सकती है तथा इसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे यह भी सीधा पूछा जा सकता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थायी आदेश अधिनियम के निर्णय के अगेंस्ट कहां पर अपील की जा सकती है? संबंधित राज्य सरकार या सुप्रीम कोर्ट, आपका उच्चतम न्यायालय। फिर तीसरा आपसे कहा जा सकता है संबंधित उच्च न्यायालय, या चौथा कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं पर अपील नहीं की जा सकती, इसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। फिर है अपीलीय न्यायालय के कार्य और अधिकार। अपीलीय न्याय मामले में उसे विवेक अधिकार प्राप्त है, परंतु उसका प्रयोग वो न्यायिक ढंग से करेगा। ये इसमें निम्न चीजें होंगी। कौन से? यथोचित संशोधन, एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन। अगर अपीलीय न्याय एपलेट ट्रिब्यूनल में के अंतर्गत इन 3 कंडीशंस को रखा गया है, एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन, दूसरा है निरस्तीकरण कैंसिलेशन, और तीसरा है पुष्टिकरण कन्फर्मेशन। इसको देख लेते हैं एक एक करके। अपीलीय न्यायालय की शक्तियां: पक्षकारों व उनके साक्षियों की उपस्थिति अनिवार्य करना, साक्ष्य ग्रहण करना, दस्तावेज पेश करने के लिए विवश करना, दूसरा शपथ दिलाना यानी कि ओथ दिलाना, तीसरा है परीक्षा करना, चौथा है विवादग्रस्त स्थान पर जाकर पूछताछ करना, यदि कोई साक्षी के रूप में साक्ष्य देना चाहता है तो उससे पूछताछ करना। प्रमाणकर्ता अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी को कतिपय प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय के अधिकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन इस सिविल न्यायालय में रूपांतरित नहीं होंगे। फिर है दंड विधान। अब पेनाल्टीज का जो प्रावधान है वो क्या है? पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर, धारा 13। अब यहां पर आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए कि सेक्शन 13 जो है पेनाल्टीज और प्रोसीजर्स के बारे में बात करती है। स्थायी आदेश अधिनियम के अंतर्गत दंडित करने का उपबंध है, जो भी धारा 13 में दंडित करने का उपबंध है, जो भी नियोजक सिद्ध दोष होगा, जो भी एम्प्लॉयर गिल्टी साबित होगा उसे दंड भोगना होगा। नियमों के उल्लंघन पर नियोजक को, यानी कि यहां पर एम्प्लॉयर की बात हो रही है, एम्प्लॉयर को कितना दंड देना पड़ेगा? 5,000 रुपए तक का आर्थिक दंड हो सकता है। इस आर्थिक दंड को कम करना परीक्षण न्यायालय यानी कि जो जहां पर ट्रायल कोर्ट होगा, ट्रायल कोर्ट के विवेक तथा अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। इस धारा के अनुसार यदि तत्काल भूल को नियोजक नहीं सुधार लेता तो अपराध के निरंतर बने रहने पर 200 रुपए तक प्रतिदिन के हिसाब से दंड देना होगा, जो 5,000 रुपए के अतिरिक्त होगा। लेकिन 200 रुपए प्रतिदिन का अतिरिक्त दंड प्रथम दिन जिस दिन अपराध हुआ है उसे छोड़कर होगा। अब क्या कंडीशन है? मान लीजिए जैसे कि आज 13 तारीख है, 13 नवंबर है, यहां पर आज के दिन एम्प्लॉयर के ऊपर कोई दोष सिद्ध होता है। अब इस पर 5,000 रुपए की पेनाल्टी हो जाती है। अब अगर 2 बजे के बाद, कल 2 बजे के बाद यानी कि 14 तारीख को 2 बजे के बाद तक अगर उसने अपनी भूल को स्वीकार करते हुए 5,000 रुपए का दंड ना भरा तो क्या होगा? उस पर 200 रुपए यानी कि कल से जुड़ेंगे 200 रुपए के हिसाब से पर डे का जुर्माना लगेगा, पर डे का इस पर फाइन इंपोज किया जाएगा। फिर होगा आगे इसमें कोई भी नियोजक जो इस अधिनियम के अंतर्गत अपने औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अंतिम रूप से प्रमाणित यानी कि प्रमाणक अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थायी आदेशों का उल्लंघन करता है
तो उसके ऊपर 1000 रुपये तक आर्थिक दंड दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर इस अधिनियम के अनुसार प्रतिष्ठान को अपने प्रमाणित नहीं कराता है, सर्टिफाई नहीं कराता है, यानी कि अगर उसमें 100 लोग हो गए हैं और उसने 6 महीने के अंदर इसको सर्टिफाइड नहीं कराया है प्रमाणक अधिकारी से, तो क्या होगा, उस पर 1000, और अगर इंस्पेक्शन में वो पकड़ा जाता है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा, आर्थिक दंड, और सुधार ना किए जाने पर 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त दंड का प्रावधान किया जाएगा। फिर है इस अधिनियम में कारावास की व्यवस्था नहीं है, यानी कि इस अधिनियम में किसी भी तरह का जो इम्प्रिजनमेंट है उसे वो नहीं रखा गया है। लास्ट है और हमारा इसमें अपराधों का संज्ञान, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। धारा 13 क्लॉज 4 इससे स्पष्ट है कि कौन सा न्यायालय उपर्युक्त अपराधों को देखने और उनको दंड देने के लिए प्राधिकृत तथा सक्षम है। उनके अनुसार महानगर दंडनायक, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक न्यायाधीश के न्यायालय के अवर्ण कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन अपराध का विचारण नहीं कर सकेगा। यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा या सेकंड क्लास का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उससे नीचे का कोई भी मजिस्ट्रेट या कोई भी मजिस्ट्रेट अधिकारी इस न्यायालय की कार्यवाही के लिए उस पर विचार नहीं कर सकता। यहां पर द्वितीय श्रेणी के न्यायाधीश का ही उल्लेख किया गया है, यानी कि द्वितीय श्रेणी के न्यायाधीश से नीचे का कोई भी अधिकारी, लेवल का कोई भी अधिकारी इन अपराधों की जांच नहीं कर सकता। तो ये हमारा औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम था, इसको कंप्लीट आज हमने डिस्कस कर लिया है। कल अगले लेक्चर में हमारा व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आएगा और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए और कल का लेक्चर जरूर देखिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।